तो डिफ्रैक्शन जो अच्छा, फिनोमेना है लगातार एकदम पढ़ाते हैं क्या बिना रुके, एकदम लगातार पढ़ाते हैं बिना बिना रुके। बिल्कुल, तुम भी बिना रुके पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे तो अच्छा रहेगा ज़्यादा। अब डिफ्रैक्शन में जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है वो इंटरफेरेंस के फिनोमेना के बाद हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। अब इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ये दो फिनोमेना ऐसे हैं कि आपस में इतने इंटरमिक्स्ड हैं, समझ में नहीं आता है कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं। थोड़े बहुत डिफरेंसेस बताए जाते हैं, पर सही मायनों में अगर देखा जाए तो कुछ बड़े साइंटिस्ट तक ये कहे हैं कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में कोई स्टार्क डिफरेंस बताया नहीं जा सकता है। दोनों बिल्कुल एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और एक जैसे ही लगते हैं। और ऐसा क्यों होता है ये भी देखते हैं। तो इंटरफेरेंस में हमने क्या देखा था कि इंटरफेरेंस में हम लोग ये करते थे कि एक सिंगल स्लिट से लाइट स्ट्रेट लाइन आती थी, एक रे ऑफ लाइट आती थी और वो इस तरीके से डिवाइड हो जाती थी। और फिर फर्दर दो स्लिट्स की मदद से हम लोग यहाँ पे और रेज निकालते थे और इन रेज की ओवरलैपिंग से यहाँ पर हमको पैटर्न मिलते थे। ये जैसे ब्राइट मान लेते हैं और बीच में डार्क, ठीक है। इक्वल इंटेंसिटी, सब इक्वल इक्वल इंटेंसिटी के पैटर्न मिलते थे। जैसे ये ब्राइट वाले हैं, ये ब्राइट है, ये ब्राइट है, ये ब्राइट है, और बीच में हमको मिलते थे डार्क वाले। जैसे ये डार्क है, ये एक डार्क है। तो डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज ऑल्टरनेट पोजीशंस पे मिलती थी इक्वल इंटेंसिटी की। विड्थ इन सब की, मतलब ये जो फ्रिंज विड्थ होती थी वो जनरली इक्वल ही रहती थी और अनइक्वल भी हो सकती थी, पर इंटेंसिटी हमेशा इक्वल रहती थी। ब्राइट फ्रिंज जितनी रहती थी सबकी इंटेंसिटी एक जैसी होती थी। और फिर फर्दर हमने ये देखा था कि अगर जैसे दो स्लिट हैं और एक स्लिट से दूसरी, एक और ये दोनों स्लिट से रेज निकली, तो होता क्या है कि जो ये रे जाती है स्लिट ए से पॉइंट पी पर और दूसरी रे जो स्लिट बी से पॉइंट पी पर जाती है, तो दोनों में पाथ डिफरेंस आ जाता है। इस पॉइंट पर पॉइंट ए और पॉइंट बी पर दोनों लाइट रेज में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं होता है, दोनों कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, दोनों सेम फेज में होती हैं। पर चूंकि पाथ अलग अलग है, एपी पाथ शॉर्टर है कंपेयर टू बीपी पाथ, तो फेज डिफरेंस आ जाता है पाथ डिफरेंस की वजह से। फेज डिफरेंस डेल्टा फाई जो होता है वो हमने देखा था लैम्डा अपॉन टू पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, यानी पाथ डिफरेंस होता था। तो अगर पाथ डिफरेंस आता था तो फेज में डिफरेंस आता था। अब यहाँ पे एपी, तो धीरे धीरे अरे ये तो रिवाइज करा रहे हैं ना, इसमें कुछ नया थोड़ी ना बता रहे अभी। दोबारा बता दीजिए ये वाला। देखो इसमें हम ये बता रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ पे देखा दो स्लिट से जब रे पास करती हैं सेम सोर्स से चली हुई, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन होती है। ब्राइट फ्रिंजेस जो होती हैं उनकी इंटेंसिटी इक्वल होती है और डार्क फ्रिंज जो होती हैं उनकी भी इंटेंसिटी इक्वल होती है। विड्थ भी इक्वल हो सकती है, यानी ये चीज़, और हो सकता है अनइक्वल भी हो, पर इंटेंसिटी इक्वल होती है। फिर हमने बताया कि ऐसा हम लोगों ने डिराइव किया था कि ऐसा क्यों होता है, कि देखा था कि ये दो स्लिट रहती हैं। स्लिट ए से जो रे चली हमारी एपी रे एपी, और स्लिट बी से जो रे चली बीपी रे। तो अब एपी और बीपी रे दोनों अलग अलग पाथ कवर करके सेम पॉइंट पे पहुंच रही हैं। ए वाली रे, ए से जो रे चली है पॉइंट ए से, वो शॉर्टर डिस्टेंस कवर कर रही एज कंपेयर टू जो उस रे के जो 20 पॉइंट से चली है बीपी। बीपी पाथ लॉन्गर है एपी पाथ के कंपैरिजन में। तो होगा क्या कि सेम पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते रे ए और रे बी दोनों का फेज अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के पाथ में डिफरेंस है। एपी और बीपी दोनों पाथ अलग अलग हैं और दोनों पाथ एक दूसरे के कंपैरिजन में अनइक्वल हैं। एपी इज शॉर्टर, बीपी इज लॉन्गर, तो पाथ डिफरेंस है दोनों में। और हमने देखा था कि अगर डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस होता है, डेल्टा एक्स क्या है? बीपी माइनस एपी। पाथ डिफरेंस अगर रहता था तो फेज डिफरेंस आ जाता था। फेज डिफरेंस को कैसे समझते हैं? फेज डिफरेंस को ऐसे समझते हैं कि अगर रे, ये जो ए रे है ये इस तरीके से चल रही है कि ये ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, और इस पॉइंट पर पहुंच के जीरो हो गई। उसी टाइम हमारी यहाँ से रे चलेगी, हम मान लेते हैं ये इस पॉइंट पे पहुंच के मैक्सिमम हो रही है। पॉइंट पी पे हमारी नीचे से आने वाली रे मैक्सिमम ले रही है, पॉइंट ए से चलने वाली रे हमारी यहाँ पे आके
अपना 0 अटेन कर रही है, इस वजह से दोनों का फेज अलग अलग है, इसको फेज बोलते हैं। अब वहां पे हमने डिटेल में देखा था इसका क्या मतलब होता है, ध्यान में है थोड़ा बहुत? फेज अलग अलग होता है, तो जहां पर ऐसे रहता है कि एक रे हमारी मैक्सिमम ऑब्टेन कर रही हो और दूसरी रे अपना मिनिमम ऑब्टेन कर रही हो, जैसे ये पॉइंट पी है, तो यहाँ पे एक रे जो है हमारी वो ये हमारी मान ले रे ए है और ये है रे बी। अब यार हम आपको थोड़ा बता देना चाहिए था। क्या? अरे वो जो स्लोप ऑफ लाइन गलत निकल रहा था ना, तो बोल हम्म देते कि देखो स्लोप ऑफ लाइन गलत निकाल, तुमने कुछ गलत, वो स्लोप ऑफ लाइन गलत निकाला है, ऐसे बता देते हम्म, तो थोड़ा हम कर लेते। हाँ, ऐसे हम बता दें तो टेस्ट लेने का मतलब ही क्या है? अगर हम बस बता एक ही हिंट दें। देना था, उसमें कोई आंसर थोड़ी ना बता रहे थे, बस इतना बता रहे थे कि चलो हम्म ये है ऐसा है। एग्जाम में अगर टीचर उतनी चीज बताते तो हम भी बताते, अगर नहीं बताते तो हम नहीं बताएंगे। बहरहाल, अभी इधर देखो, यहाँ पे पॉइंट पी जो है हमारा, अब पॉइंट पी के अबाउट जो रे ए है वो मैक्सिमम अपनी वैल्यू अटेन कर रही है, और इसी पॉइंट पी के अबाउट हमारी जो बी रे है वो अपनी मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन कर रही है। तो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट फेज में है। ऑपोजिट फेज में तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और इंटेंसिटी जो लाइट रे की होती है वो यहाँ पे जीरो हो जाती है, तो यहाँ पे एक डार्क फ्रिंज ऑब्टेन होती है ऐसे पॉइंट पे। ठीक है, अगर पॉइंट पी पे पाथ डिफरेंस इतना, फेज डिफरेंस इतना 180 डिग्री कहा जाता है। तो वो चीज़ हम लोग देखते थे, जहाँ पे फेज डिफरेंस ये जो डेल्टा फाई है, जहाँ पे डेल्टा फाई डेल्टा एक्स कुछ इस तरीके से हो कि डेल्टा फाई हमारा क्या हो जाए, पाई हो जाए। ठीक है, नहीं, एक एक्स, हम्म। हम्म, इसमें इंटेंसिटी की बात है तो मिनिमम इंटेंसिटी कॉस पाई यार रखते हैं। फिजिक्स कम क्यों समझ में आती है मैथ्स के मुकाबले? फिजिक्स में ज़्यादा पंचर करते हैं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते थे। इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती थी इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव प्लस इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव प्लस 2 इंटू रूट I1 I2 कॉस फाइव। फाइव होता था फेज डिफरेंस। ठीक है, अब ये जो इंटेंसिटी रिजल्टेंट ये मिनिमम कब होगी? ये तब मिनिमम होगी जब कॉस फाइव मिनिमम होगा, और कॉस फाइव मिनिमम कब होता है? -1 पे। कॉस फाइव -1 पे मिनिमम होता है, पर कॉस फाइव -1 कब होगा? जब फाइव हमारा पाई होता है 180 डिग्री पर। तो डेल्टा फाइव अगर हमारा पाई है और 3 पाई है, 5 पाई है, 7 पाई होता था, अगर इतना फेज डिफरेंस किसी पॉइंट पे हो, इस तरीके का फेज डिफरेंस, यानी जनरली हम लोग इसको क्या मानते थे? 2n+1 पाई, ऑड पाई। जहां पर फेज डिफरेंस ऑड पाई में होता था, वहां पर हम क्या मानते थे? डार्क फ्रिंज मिलेगी, डार्क फ्रिंज मिलेगी। और जहां पर फेज डिफरेंस डेल्टा फाई 0, 2 पाई, 4 पाई, यानी इवन पाई, ये मिलता था। इवन पाई। आप भी नहीं रिवाइज की क्या आज? नहीं नहीं नहीं, रिवाइज की बात नहीं है, ये असल में, हाँ ठीक है ठीक है। ये फाइव में फेज डिफरेंस में तो ये रहता था, तो फेज डिफरेंस में इवन पाई रहता है डार्क ब्राइट के केस में। तो ब्राइट के केस में जो फेज डिफरेंस होता था वो इवन पाई होता था, और डार्क के केस में फेज डिफरेंस हमारा ऑड पाई होता है, ऑड पाई इवन पाई। उसी के हिसाब से हमारा पार्ट डिफरेंस भी बनता है। इस केस में अगर डेल्टा फाई तुम यहाँ पे 2n पाई रखोगे, डेल्टा फाई 2n पाई रखो ब्राइट के केस में, ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा फाई क्या है? 2n पाई इवन पाई, लैम्डा अपॉन 2 पाई। डेल्टा एक्स क्या है पता नहीं हमें, पार्ट डिफरेंस, तो यहाँ से 2 पाई बाय लैम्डा से 2 पाई बाय लैम्डा। अब यहाँ से 2 पाई कट गया, डेल्टा एक्स क्या मिला? n टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस जहाँ पे n लैम्डा रहता था,
वहां पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिलता था। डार्क फ्रिंज कहाँ पे मिलता था? जहां पर ऑड पाई रहता था, 2n+1 पाई 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। तो पाथ डिफरेंस जहां पर हमारा 2n+1 लैम्डा बाई 2, जहाँ पे हमारा पाथ डिफरेंस इतना होगा वहाँ पे डार्क फ्रिंज मिलेगी, और जिस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता था वहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती थी। लैम्डा क्या होता था? वेवलेंथ ऑफ रेज। जो ये रे AP और रे BP हैं, इनकी जो वेवलेंथ होती थी उसको हम लोग क्या बोलते थे? लैम्डा। और जहाँ पे जिस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिलती थी, जिस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस 2n+1 लैम्डा बाई 2 होता था वहाँ पे डार्क फ्रिंज मिलती थी। इस वजह से एक पैटर्न ऑब्टेन होता था। और ये सुपर पोजिशन की वजह से होता था, क्योंकि रेस जो होती थी वो ओवरलैप करती थी, ऐसे ओवरलैप कर रही हैं यहाँ पे आके, सुपरपोज हो रही दोनों रे। तो उनके सुपर पोजिशन के टाइम पे किस फेज में है दोनों, उसके हिसाब से इंटरफेरेंस होता था। जहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिलती थी वहाँ पे दोनों सेम फेज में होती थी, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती थी। जैसे यहाँ पे मिलेंगी तो ऑपोजिट फेज में मिल रही हैं। यहाँ पे रे ए जो है मैक्सिमम ले रही है, रे बी मिनिमम ले रही है, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, एक डार्क फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, इतनी चीज डिफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस में देखा था। इसके अलावा और भी चीजें थी, पर अभी हम उनको कंसर्न नहीं है उनको लेकर के, अभी हम लोग को डिफ्रैक्शन मेन देखना है अपना। ठीक है, तो हम लोग डिफ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं फिर। कुछ ध्यान में आ रहा है ये सब? नहीं, ध्यान तो नहीं आ रहा। हमारे हमने कहा था कि डिफ्रैक्शन से पहले इंटरफेरेंस रिवाइज कर लेना, रिलेटेड रहेगा। तो टेस्ट था ना आज, तो पढ़ ही नहीं पाए। ओहो, टेस्ट तो आज था, हमने उससे पहले ही कहा था। फिजिक्स की क्लास कितने टर्न से टल रही है, तो तभी पहले ही कल बताया ही था। टली थी। अच्छा, अब मंडे को किसकी होनी थी? कल वेडनेसडे था, मंडे ट्यूसडे, हम्म। मंडे ट्यूसडे भी क्लास नहीं हुई। अच्छा, आपने जब फिजिक्स हमको पढ़ाना शुरू किया आपके पास सारी वो वीडियोस होंगी ना, रिकॉर्डिंग वाली? हम्म। सारी ना सारी? हाँ होंगी, जहाँ जहाँ तक चांसेस होंगी सारी। क्या हुआ? चलिए हम ले लेते हैं आपसे एक दिन, मतलब पूरा डिवाइस भी कर लेंगे और जहाँ जो दिक्कत होगी वो देख भी लेंगे वीडियो। ठीक है, ले लेना। सब रखे रहा करिए, डिलीट मत किया करिए, काम आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारे भी काम आ जाएगा। अब जरा इंटरफेरेंस जो अभी देखा हमने, उसी से हम लोग डिफ्रैक्शन समझेंगे, जो अभी तक हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। अगर हम ये कहें कि ये एक तरीके से मान लें कि ये हमारी वॉल है, ये एक वॉल है, ब्रिक्स की बनी हुई वॉल है। बीच में इस वॉल में ये इस तरफ आगे ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ है, पर यहाँ बीच में इसमें ये जगह खाली है। अगर हमने यहाँ पे कोई टॉर्च रखा, ठीक है, यहाँ पे कोई टॉर्च रखा, टॉर्च के थ्रू कुछ रेज इस होल के थ्रू प्रोजेक्ट करी, तो क्या होगा? रेज ऐसे जाएंगी, ऐसे जाना चाहिए हम्म। रेस को। अब रेस को ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, सीधे जाना चाहिए, और सामने अगर स्क्रीन होगी तो इतने रीजन को इल्यूमिनेट करेंगी। यहाँ पे जो दिखेगी कि हाँ भाई यहाँ से टॉर्च के थ्रू लाइट रेज आ रही हैं, और यहाँ पे ये जो स्क्रीन रहेगी यहाँ पे ब्राइट हो जाएगी, चमकने लगेगी, इल्यूमिनेटेड हो जाएगी, ये होगा। बाकी ये जो रीजन रहेगा, इतना इतना रीजन, ये शेडो वाला होगा पार्ट, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से नीचे सब शेडो रहेगी। हम्म। होगा तो यही। अच्छा, अगर यही होता है तो फिर ये बताओ कि फिर हम लोग जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें क्या करते हैं कि ये एक सिंगल स्लिट पहले रहती है, उसके बाद फिर हम लोग एक डबल स्लिट वाली वॉल लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ से एक रे स्टार्ट करते हैं, एक रे आती है। पर जो रे यहाँ पे आती है वो फिर तो ऐसे जाना चाहिए ना। हम लोग उसमें क्या देख रहे थे कि ये इस तरफ जाती है, हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और ऐसे जाती है, ये देखा था।
और उसके बाद फिर यहाँ से निकलने वाली ऐसे निकलती है अलग अलग, यहाँ से भी। ये चीज हुई थी एएमसी डबल स्लिट में। तो अब होना तो ये चाहिए था ना, स्ट्रेट जाना चाहिए था। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेशन करती है। हम लोग लाइट की प्रॉपर्टी जब भी अपने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते आए हैं तो वो यही बताया जाता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसलिए शेडो कास्ट करती है। कोई ऑब्जेक्ट रख दें, कोई ऑब्जेक्ट अगर ये है हमारा और यहाँ से हमारी लाइट रेज चली इसके ऊपर, तो इसके पीछे वाला जो स्क्रीन होगी, अगर पीछे इसके स्क्रीन रख दें तो स्क्रीन के इतने पोर्शन पे ये क्या करेगा, शेडो बनेगी यहाँ पे इतने पोर्शन पे, बाकी ये पोर्शन इल्यूमिनेटेड हो जाएगा, पर ये जो पोर्शन रहेगा यहाँ शेडो बनेगी। लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं होती तो यहाँ से बेंड करके इधर पहुंच सकती थी। तो शेडो जो बनती है हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है लाइट का स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेशन, उसके वजह से बनती है। पर अगर स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेशन होता है तो यहाँ पे ये जो लाइट रे आ रही है इसे बेंड क्यों कर गई, ये इधर क्यों चली गई, फिर उसके बाद फर्दर यहाँ पे बेंड कर गई, फर्दर यहाँ पे बेंड कर गई। ये हुआ था इंटरफेरेंस में, ये ऑब्जर्व किया था हम लोगों ने। और उस टाइम दिमाग में तो आई नहीं थी बात। ये हमने क्या बताया था कि होता क्या है कि ऐसे यहाँ पे इस तरीके से वेव फ्रंट्स निकलती हैं, ऐसे वेव फ्रंट्स निकलती हैं, और उसके बाद फिर इन दोनों स्लिट्स से ये दोनों स्लिट्स नए सोर्स के तरीके ऐड करने लगते हैं। ये वाला जो स्लिट है एक नए सोर्स ऑफ लाइट के तरीके ऐड करेगा, न्यू सोर्स ऑफ लाइट के जैसा। तो यहाँ से भी ये अपनी रेज एमिट करेगा खुद की, ऐसे और ऐसे। जो ये सोर्स ऑफ ये जो स्लिट रहेगा ये भी एक न्यू सोर्स ऑफ लाइट के जैसा ऐड करेगा, ये अपनी वेवलेट्स एमिट करेगा। ये चीज हमने देखी थी इंटरफेरेंस में। हम्म। अब दोनों अलग अलग सोर्सेस, दोनों स्लिट्स से निकल रही रेज ओवरलैप करती थी, और जहां पे सेम फेज में ओवरलैप करती थी उन पॉइंट्स पे ब्राइटनेस हो जाती थी इंटरफेरेंस की वजह से, और जिन पॉइंट्स पे अपोजिट फेज में मीट करती थी वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था, डार्कनेस हो जाती थी, डार्क फ्रिंज मिलती थी। पर इन सब में हम ये देखते थे कि ये जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट में हमने क्या बताया था, वेव फ्रंट कैसी कैसी होती हैं। अगर पॉइंट सोर्स है तो रेज ऐसे निकलती हैं, और वेव फ्रंट जो होता है वो स्फेरिकल बनता है पॉइंट सोर्स के लिए। वेव फ्रंट की क्या खासियत होती है कि रेज जो होती है वो परपेंडिकुलर होती हैं। वेव फ्रंट ऐसा होना चाहिए कि परपेंडिकुलर रहे रेज। स्ट्रेट लाइन के हम स्ट्रेट लाइन के लिए हमने क्या बताया था, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है स्ट्रेट लाइन के लिए। लीनियर सोर्स ऑफ लाइट अगर होगा तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा, यानी कि ये जो लाइन है हमारी लाइन, ये लाइन पूरा लाइट एमिट कर रही है ऐसा समझ लें। तो ये लाइट एमिट अगर कर रही है तो ये हर डायरेक्शन में करेगी, ऐसे 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 इस तरीके से। तो एक सिलेंड्रिकल इसका वेव फ्रंट बनता है स्ट्रेट लाइन का। उसी तरीके से इन्फिनिटी से जब रेज आती है तो पैरेलल होती है एक दूसरे के, ऐसे रहती हैं। तो इस केस में वेव फ्रंट कैसा बनता था, प्लेन वेव फ्रंट बनता था, क्योंकि प्लेन रखेंगे तभी ये सब परपेंडिकुलर रहेंगी सारी, वेव फ्रंट बनता था। तो वैसे ही ये वेव फ्रंट सर्कुलर अगर बन रहा है तो यहाँ रेज नॉर्मल वाली निकलेंगी वेव फ्रंट की, ऐसे इस तरीके से। अब रेज जो है यहाँ पे फिर क्या दिखा मैं कि स्ट्रेट लाइन, ये जो रे है हमारी, ये जो रे ऑफ लाइट इनिशियल जो रे ऑफ लाइट थी ये वाली, ये वन जिसको बोलते हैं अगर, तो ये यहाँ से जब निकली थी तो स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन के हिसाब से ये तो सीधे जानी चाहिए थी बस, और इतने रीजन को एलिमिनेट करना चाहिए था। पर हुआ क्या, यहाँ पे बेंड कर गई है कि नहीं, और ज्यादा रीजन को एलिमिनेट कर रही है, ये हुआ था। नहीं। एलिमिनेशन ज्यादा हुआ था ना, सिर्फ इस पॉइंट को एलिमिनेट तो कर नहीं रही, ऊपर के रीजन को भी एलिमिनेट कर रही। यानी कि अगर यहाँ पे देखें हम तो इस लॉजिक के हिसाब से जो यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे जो वॉल के होल के थ्रू हम लोग लाइट रेज को थ्रो कर रहे थे तो क्या होना चाहिए था, सिर्फ इतना रीजन एलिमिनेट हो रहा था। बट एक्चुअली होगा क्या कि जब लाइट रे यहाँ से ऐसे चलती हुई जाएगी, चलती हुई जाएगी, यहाँ से आके ऐसे बेंड कर जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से आके से बेंड कर जाएगी, और जितना शेडो वाला रीजन था उसके भी कुछ पार्ट को इल्यूमिनेट कर देगी। अब इतना ज्यादा इल्यूमिनेशन होगा, इल्यूमिनेट ज्यादा होगा, मतलब ये है कि अब लाइट बेंड कर रही है। जैसे कि हम, ये हमारी स्लिट है,
और रे ऑफ लाइट आ रही थी ऐसे, तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि ऐसे जाना चाहिए था, यहाँ पे इतना रीजन इल्यूमिनेटेड होना चाहिए था, ये जो पूरा पार्ट है और ये पूरा पार्ट, ये शैडो वाला होना था। पर एक्चुअली हमने क्या देखा, क्या हुआ कि ये स्लिट है और ये स्क्रीन है, यहाँ से रेज स्ट्रेट लाइन में आई, सीधे तो गई, सीधे गई, पर थोड़ा सा बेंड भी करी, यहाँ से ऐसे भी गई। अब जो है हमारा पहले का रीजन इल्यूमिनेटेड वाला बस इतना था, लेकिन अब इल्यूमिनेटेड रीजन ज्यादा हो गया है। लाइट जो है हमारी वो शैडो वाले पार्ट में भी एंटर कर गई है, दिख रहा है। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये जो फिनोमेना है जिसकी वजह से लाइट बेंड कर जाती है, इसी को हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं। और डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट बेंड करके जो शैडो वाला रीजन होता है उसमें भी इंटर कर जाती है। लाइट जो है बेंड होकर के जो शैडो वाला रीजन होता है उसमें भी इंटर कर जाती है। इसी फिनोमेना को डिफ्रैक्शन बोलते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट को। और ये जब हम इंटरफेरेंस पढ़ रहे थे तो उस टाइम हर वक्त हो रहा था, पर बस हमारा उस पर ध्यान नहीं गया। नहीं, वहां समझ में आता है कि जो है आखिर लाइट बेंड क्यों कर रही है, भाई लाइट तो स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था। तो डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले तो डिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द corners, round the corners of obstacles or apertures is called diffraction, is called diffraction. It is a characteristic, it is a characteristic of wave nature of light. मतलब लाइट के दो नेचर होते हैं, डुअल नेचर होता है लाइट का, वेव और पार्टिकल। तो डिफ्रैक्शन जो है वो वेव नेचर की वजह से होता है। तो डिफ्रैक्शन इज अ फिनोमेना व्हिच सपोर्ट्स द वेव नेचर ऑफ लाइट। सही है। मतलब ये है कि अगर हमने दो स्क्रीन लिए अलग अलग, तीसरी एक बड़ी स्क्रीन यहाँ पे रख ली, और फिर ये यहाँ से लाइट, ये सोर्स है लाइट का, यहाँ पे ऐसे लाइट सोर्स है, और यहाँ से हमने इस पे लाइट रेज प्रोजेक्ट करी इन दोनों स्क्रीन के थ्रू ये सामने वाली स्क्रीन पे। तो नॉर्मली क्या होगा, ऐसे 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 यहाँ से लाइट रे निकलना चाहिए, यहाँ से निकलना चाहिए, और स्ट्रेट जानी चाहिए यहाँ पे ऐसे। ये एमिट करेगा तो ऐसे ही जाएगी सारी रेज, इस तरीके से बहुत सारी। पर डिफ्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ये लाइट रेज एक्चुअली सिर्फ ऐसे इतने पार्ट में ना जा करके थोड़ा सा ऐसे भी जाएंगी। अब ये डिफ्रैक्शन हो गया। ये होता है डिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट। अब ये किस लिए होता है, इसको हाइगेंस प्रिंसिपल के थ्रू समझा जा सकता है कि ऐसा हुआ क्यों। हाइगेंस प्रिंसिपल के थ्रू वो होता क्या है कि जैसे हमने ये स्लेट बनाई है और सामने एक स्क्रीन पे हम ऑब्टेन करना चाह रहे हैं इसको। जब लाइट रेज इनिशियली आती, मान लेते हैं पैरेलल आ रही, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, इस तरीके से आई, इस तरीके से। जब इस तरीके से आएगी तो लाइट रेज का जो वेव फ्रंट होगा वो ऐसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट रेज के। तो वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होगा। और हाइगेंस थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि वेव फ्रंट जो होता है जैसे जैसे टाइम के साथ प्रोपेगेट करता है तो वेव फ्रंट पे सिचुएटेड हर पार्टिकल नया सोर्स ऑफ लाइट के जैसा बिहेव करता है। अब ये जो वेव फ्रंट है जब यहाँ पर पहुंचेगा इस तरीके से यहाँ पे, अब इसके आगे ओपेक है पूरा, ये स्क्रीन लगा दी हमने तो इतना पार्ट ओपेक है,
इतना पार्ट ओपेक है, सिर्फ ये जो पॉइंट है बीच में जो स्लिट है, यहाँ पास खाली जगह है, यहाँ से लाइट को आगे प्रोपगेट करने के लिए जगह मिल रही है। बाकी ये पार्ट ओपेक है, ये पार्ट ओपेक है, कोई जगह नहीं है। तो अब वेव फ्रंट पर सिचुएटेड ये वाला जो पॉइंट होगा, यहाँ वाला, ये वाला पॉइंट वेव फ्रंट पे, यहीं से लाइट एमिट करेगा। पर अब ये कैसा, ये पॉइंट सोर्स के जैसा एक्ट करेगा, पॉइंट सोर्स के जैसा। अभी तक प्लेन वेव फ्रंट था, अब ये एक नया सोर्स बनेगा और नया सोर्स है पॉइंट सोर्स के जैसा। और हमें पता है कि पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है, सर्कुलर होता है, सॉरी स्फेरिकल होता है 3 डायमेंशन में, ऐसे ऐसे चलेगा। और वेव फ्रंट क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, वेव फ्रंट के बारे में क्या कहते हैं कि वेव फ्रंट जो होता है वो हमेशा रेज के परपेंडिकुलर होता है, लाइट रेज के परपेंडिकुलर होता है। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट है अगर इस तरीके से है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइट रेज कैसे बना सकते हैं, जो रेडियस के जैसी हो, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर इस वजह से अब ये क्या हो गया कि स्ट्रेट लाइन जो थी वो बेंडिंग होने लगी लाइन की। ये लग रहा है ऐसा कि लाइट का जो स्ट्रेट पाथ था उसमें डिस्टर्बेंस आ गया। अब लाइट स्ट्रेट पाथ के बजाय डिफ्लेक्शन कर रही है, थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में भी जा रही है। तो हाइगेंस प्रिंसिपल से इसको समझा जा सकता है, हाइगेंस प्रिंसिपल के थ्रू। हाइगेंस प्रिंसिपल के हिसाब से वेव फ्रंट पर सिचुएटेड हर पार्टिकल एक नए सोर्स ऑफ लाइट के जैसा एक्ट करता है। अब इस वेव फ्रंट पे ये जो स्क्रीन आ गई सामने, उसकी वजह से कोई भी पार्टिकल नए सोर्स ऑफ लाइट की तरह के एक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सारा ओपेक है, पूरा ओपेक है। बस एक पॉइंट था जो ओपन था स्लिट पे, और ये चूंकि अकेला एक पॉइंट है, तो ये जो नया सोर्स ऑफ लाइट है ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के जैसा बिहेव करेगा। और पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के केस में वेव फ्रंट स्फेरिकल होती है इस तरीके से। और वेव फ्रंट में क्या होता है, परपेंडिकुलर जाती है रेज वेव फ्रंट की। तो इन स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर हमने जब रेज बनाई तो हमें क्या मिला कि ये इस तरीके से कई डायरेक्शन में निकलेंगी। इस वजह से हमें क्या दिखता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में आ रही थी और थोड़ा सा बेंड करके चली गई। जाना इसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट यहाँ पे चाहिए था, और थोड़ा सा इधर बेंड करी और थोड़ा सा इधर बेंड करी। ठीक है, तुम्हें लगता है ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है? क्यों, क्या दिक्कत है, क्या नहीं समझ में आ रहा, कहाँ से नहीं समझ में आ रहा है मतलब? ये पूछिए कहाँ समझ आया। हाँ, हमें भी वही लग रहा है। तो क्या कहना चाह रहे हो, पूरा अभी जो पढ़ा रहे हो सब बेकार हो जाएगा क्या मेहनत इसमें? मतलब नहीं तुमको, समझ रहे, थोड़ा तुम बहुत। इंटरफेरेंस से इसको क्यों एकदम रिलेट कर रहे हो, बिल्कुल इंटरफेरेंस की वजह से गड़बड़ा रहे हो। जहाँ से हम डिफ्रैक्शन शुरू किया है, कम से कम वहां से नए नए हिसाब से देखो। डिफ्रैक्शन में भी हम नए हिसाब से देखने की कोशिश कर रहे थे पर कुछ समझ ही नहीं आया। अरे वाह, अरे डिफ्रैक्शन में देखो, हमने सिंपल सा डिफ्रैक्शन यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से देख लो तुम बस, कि लाइट को स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने की आदत होती है, और हमने हमेशा से यही पढ़ा है। हमने ये बताया कि अगर यहाँ पे प्रोजेक्टर रखें, दो स्क्रीन के थ्रू हम सामने वाले स्क्रीन पे लाइट रेज ऑब्टेन करना चाह रहे हो, तो हमारा जो हमेशा से एक डेली लाइफ को लेकर के एक्सपीरियंस रहा है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, उसके हिसाब से हम क्या कहेंगे कि यहाँ से जो लाइट रेज आ रही हैं वो इस तरीके से बस इतने रीजन में कन्फाइंड होना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाएंगी, इस डॉटेड लाइन के ऐसे स्ट्रेट चलिए और स्ट्रेट जाना चाहिए। पर हमने क्या देखा कि इन ये जो दो स्क्रीन्स हैं, इनके पास लाइट पहुंचते ही डिफ्रैक्ट हो गई, यानी बेंड हो गई, यानी यहाँ से इस रीजन में भी चली गई, इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, जबकि जाना स्ट्रेट चाहिए होता है हमेशा। तो ये जो बेंडिंग होती है, इसी फिनोमेना को डिफ्रैक्शन बोलते हैं। और बेंडिंग वजह से क्या हो रहा है, बेंडिंग की वजह से ये हो रहा है कि ये जो शैडो वाला रीजन था, ये सब रीजन एक्चुअली शैडो वाला था, लाइट बस बीच में थी, ये सब रीजन पे लाइट नहीं आ रही थी। इन दो ओपेक ऑब्जेक्ट्स की वजह से लाइट नहीं जाना था। तो अब क्या हो रहा है लेकिन कि यहाँ पर भी थोड़ा सा इल्यूमिनेशन हो जा रहा है। तो उस फिनोमेना की वजह से इसमें लाइट बेंड करती है और शैडो वाले रीजन में भी इंटर कर जाती है, इसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं। अभी भी क्लियर नहीं है? जो बेंडिंग होती है उसी को डिफ्रैक्शन बोलते हैं ना। बिल्कुल, बेंडिंग जो होती है उसी को डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो आपने एक चीज और क्या बताया आखिरी में, वो समझ नहीं आया थोड़ा, बेंडिंग के बाद।
हमने बताया जो शेडो वाला रीजन है, शेडो वाला रीजन क्या होता है, जिसमें लाइट नहीं जाती है। अब नॉर्मल जो हमारा परसेप्शन है उसके हिसाब से लाइट ऐसे सीधी जा रही थी बिल्कुल, तो शेडो वाला रीजन ये ग्रीन डॉटेड के लेफ्ट पे और ग्रीन डॉटेड के राइट पे होगा, मिडिल वाला जो है वही इल्यूमिनेटेड होगा। शेडो रीजन ये था, पर बेंडिंग की वजह से लाइट वहां भी पहुंचने अच्छा। लगी, तो शेडो रीजन में भी लाइट इंटर कर जाती है। अब जैसे आप तो या तो यहाँ पे देखो, ये ऑब्जेक्ट हमने बीच में लगाया, स्क्रीन लगाई, अब होगा क्या, लाइट ऐसे आएगी, लाइट ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, फिर यहाँ से सीधे निकल जाएगी, फिर यहाँ से ऐसे आएगी, फिर यहाँ से सीधे निकलेगी, फिर यहाँ से सीधे निकलेगी। अब रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो इल्यूमिनेटेड रीजन था वो बस इतना होना चाहिए, ये, ठीक है, ये शेडो वाला रीजन है, यहाँ पे शेडो बनेगा और ऊपर वाला इल्यूमिनेटेड होगा और ये इतना शेडो रीजन होगा। पर बेंडिंग के जैसे होगा क्या, लाइट जब यहाँ पे यहाँ पे पहुंचेगी तो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी। अब क्या हुआ, अब जो शेडो रीजन था उसका भी इतना पार्ट इल्यूमिनेटेड में आ गया, ये हुआ। तो ये होता है डिफ्रैक्शन का फिनोमेना। अब डिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है, इसकी वजह से जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंगल स्लिट के थ्रू जब लाइट रे पास होती है, और यहाँ पे हमने क्या लगा रखी थी, ये एक स्क्रीन थी, ठीक है, हमारी ये स्क्रीन थी, तो इस स्क्रीन पे सिर्फ बेंडिंग ही नहीं होती, एक और चीज होती है कि स्क्रीन अगर हम सामने लगाते हैं तो यहाँ पे जैसे इंटरफेरेंस में हमको पैटर्न मिलते थे, वैसे ही यहाँ भी हमको पैटर्न मिलते हैं, इसमें भी हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलते हैं और उसको हम डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं। पैटर्न मिलता है कि बिल्कुल मिडल में एक यहाँ पे बहुत ब्राइट फ्रिंज मिलती है, उसके बाद फिर थोड़ा सा गैप आता है, डार्कनेस रहती है और फिर थोड़ी सी ब्राइटनेस होती है, उसके बाद फिर गैप आता है और फिर हल्की सी और ब्राइटनेस होती है, फिर उसके बाद गैप आता है, फिर हल्की सी एक ब्राइटनेस होती है। इसी तरीके से इधर भी ये जो ब्राइटनेस है इसके बाद डार्कनेस आती है, फिर ब्राइटनेस आती है, फिर डार्कनेस आती है, फिर थोड़ा हल्की सी ब्राइटनेस आती है, उसके बाद फिर डार्कनेस आती है और लास्ट में बहुत हल्की सी ब्राइटनेस आती है, उसके बाद ये पैटर्न जो होता है वो करीब करीब नेग्लेजिबल हो जाता है। तो यहाँ भी एक पैटर्न ऑब्टेन होता है, पैटर्न। पर यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे बस एक स्लिट के थ्रू पास करा रहे हैं और पैटर्न बन रहा है। यंग्स डबल स्लिट में क्या करते थे कि एक स्लिट होती थी और उसके बाद फिर डबल स्लिट लगाते थे, तब फिर जाके यहाँ स्क्रीन पे पैटर्न ऑब्टेन होता था। इसके कंपैरिजन में यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बस एक स्लिट के थ्रू पैटर्न ऑब्टेन हो रहा है, ऐसे। ये कंट्रास्ट दिख रहा है दोनों में, डिफरेंस दिख रहा है ये। तो जो डिफ्रैक्शन, ये जो पैटर्न ऑब्टेन हुआ है ड्यू टू डिफ्रैक्शन, इस पैटर्न को हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। इसको डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं। तुम एक काम करो, ऐसा ये बताओ कि इंटरफेरेंस जो हमने पिछली बार पढ़ाया था उसका तुम्हारा जो है मतलब कुछ थोड़ा बहुत याद है, बिल्कुल नहीं याद है, कितना है, क्या है? अभी तो नहीं याद है वैसे। कहीं नहीं याद है? नहीं बोल रहे अभी तो नहीं याद है। वही वही, अभी नहीं याद है। देखो ऐसा करते हैं कि तुम इसको पहले भी इंटरफेरेंस तुम एक बार रिवाइज करो, इंटरफेरेंस रिवाइज करो, उसके बाद डिफ्रैक्शन में अभी यहीं तक हम रोकेंगे, इसके आगे भी हम नहीं पढ़ाएंगे। तुम पहले इंटरफेरेंस रिवाइज करो, कल की क्लास में आना जब फिजिक्स के लिए, तो इंटरफेरेंस रिवाइज करके आना, तब डिफ्रैक्शन फिर हम स्टार्ट करेंगे उसके आगे से। तो अभी हम इसके आगे अभी नहीं पढ़ा रहे ठीक हैं, है। यहीं तक। तुम पहले इंटरफेरेंस अच्छे से रिवाइज करके आओ, उसको देख के आओ पूरा, क्योंकि उसका रेफरेंस हम बार बार यहाँ पे देंगे, पैरेलल ड्रॉ करेंगे उसके मुकाबले कि यहाँ पे क्या चेंज होते हैं, और तुम्हें कुछ समझ में आएगा नहीं। तो एक बार उसको ध्यान से देख लेना जितना हम बताया था, तो डिफ्रैक्शन कल फिर करते हैं उसके बाद। ठीक है, आज अभी क्लास यहीं तक रखते हैं, अभी तुम क्लास लीव कर दो, लेकिन कल जो है रिवाइज जरूर करके आना, मैथ का क्वेश्चन हो या ना हो वो इम्पोर्टेंट नहीं, पर फिजिक्स का ये वाला जरूर करके आना, क्लास कल करनी है पूरी। मैथ्स का भी दिया है क्या आपने करने को? नहीं दिया नहीं, लेकिन देने का सोच रहे थे क्वेश्चन वो वेक्टर के, तो हम भेज हाँ वो देंगे, भेज दीजिएगा। भेज देंगे हम, तुम उनको जो है कर लेना, नहीं भी कर पाना तो कोई बात नहीं, पर इंटरफेरेंस जरूर रिवाइज करके आओ कल की क्लास से। अच्छा वो हम्म, मतलब आप ये स्लाइड भेज दीजिएगा। भेज रहे हैं, भेज देते हैं। और एक बात और, बताओ। जैसे आपने इंटरफेरेंस के वीडियोस अपलोड कर दिए ना सारे, कि कुछ बचे हैं?
कुछ बचे होंगे मेरे ख्याल से। हाँ देखिए, इंटरफेरेंस का जो वीडियो अपलोड कर दिएगा 1 2 नंबर डाल के करिए, मतलब डेट के हिसाब से, जो पहले पढ़ाया हो, जो बाद में पढ़ाया हो। चलो देख के डाल देंगे, देख लेते हैं। तो ये हमको लिंक भेज दीजिएगा, मतलब बता दीजिएगा, हम देख लेंगे आपके चैनल पे। ठीक है, हम बता दें।